जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता अभिजीत सिंह ने मोतिहारी स्थित मोनालिसा होटल में बढ़ती हुई महंगाई, बाढ़ राहत में सरकारी राहत नहीं पहुंचाने, ओबीसी को आरक्षण खत्म करने, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई, निजीकरण, जनसंख्या नियंत्रण कानून समेत अन्य मांगों को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता अभिजीत सिंह ने कहा कि लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, लोग बढ़ती हुई महंगाई से त्रस्त हैं। जाप के प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता अभिजीत सिंह ने कहा कि जब एनडीए विपक्ष में थी तो स्मृति ईरानी जी प्रधानमंत्री को अपना चूड़ी भेजती थी, लेकिन स्मृति ईरानी जी अभी के बढ़ती हुई महंगाई पर क्यों कुछ नहीं बोल रही हैं। जाप नेता अभिजीत सिंह ने कहा कि क्या स्मृति ईरानी जी अब अपनी चूड़ियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजेंगी। जाप के प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता अभिजीत सिंह ने आगे कहा कि बिहार की जनता बाढ़ से त्रस्त है और मुख्यमंत्री जी हवाई सर्वेक्षण कर खानापूर्ति करने में व्यस्त है। बाढ़ राहत के नाम पर भारी अनियमितता हो रही है। जाप के प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता अभिजीत सिंह ने पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को पंचायती राज में लागू करने से पहले एनडीए के सभी मंत्री, विधायकों, सांसदों का इस्तीफा के जिनके पास 2 से अधिक बच्चे हैं तथा जिनके पास 1 बच्चे हैं, उनकी नौकरी की गारंटी सरकार दे। जाप नेता अभिजीत सिंह ने कहा कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को पंचायती राज में लागू कर दलित अल्पसंख्यकों के अधिकार को खत्म करना चाह रही है। जाप के प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता अभिजीत सिंह ने कहा कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी को एक षड्यंत्र के तहत 32 साल पुराने मामले में 2 महीने से जेल में रखा गया है, सरकार अविलंब उन्हें रिहा करे। जाप नेता अभिजीत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी को आरक्षण से खत्म करने का बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। जाप के प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता अभिजीत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों को लोन माफ़ करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन उद्योगपतियों को लोन देने के लिए एलआईसी जैसी बड़ी कंपनी को निजी लोगों से बेचकर उद्योगपतियों को लोन देगी, फिर उन्हें देश छोड़कर भगा देती है। जाप के प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता अभिजीत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों को लोन माफ़ करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन उद्योगपतियों को लोन देने के लिए एलआईसी जैसी बड़ी कंपनी को निजी लोगों से बेचकर उद्योगपतियों को लोन देगी, फिर उन्हें देश छोड़कर भगा देती है। जाप के प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता अभिजीत सिंह ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई, बाढ़ राहत में भ्रष्टाचार, निजीकरण, जाप सुप्रीमो की रिहाई समेत अन्य मांगों को लेकर 19 और 20 को जाप करेगी 48 घंटों की भूख हड़ताल। प्रेस वार्ता में पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन कुमार सिंह, छात्र जिला अध्यक्ष आकाश कुमार सिंह, छात्र प्रदेश सचिव तबरेज सैफी, छात्र जिला उपाध्यक्ष पुन्नू सिंह, निशांत कुमार, जिला महासचिव मनीष पांडे, रविरंजन यादव, मोहम्मद इम्तियाज आलम, अरमान सैफी, आज़ाद सैफी, मुन्ना सैफी, मुशरफ खान, रवि कुमार, अनमोल कुमार, सोनू कुमार, विकास सिंह आदि मौजूद थे। मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम अभिजीत सिंह हुआ। मैं पूर्व प्रत्याशी ढाका विधानसभा से आता हूं और प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रखा है। जो अहम मुद्दे हैं वो है कि आज जो देश में महंगाई है, दूसरा बाढ़ में जो सरकार फेल हो रही है, तीसरा पप्पू यादव की शीघ्र रिहाई और चौथा निजीकरण जो हो रहा है एलआईसी के ऊपर, इन्हीं के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। तो सबसे पहले मैं जो हम लोग बात करेंगे वो महंगाई के ऊपर बात करेंगे कि आज जो देश में जो महंगाई जो हो रही है, आज अगर एक तेल का भाव जो 100 रुपया और उससे ऊपर जा चुका है, डीजल का भाव 100 रुपया के करीब में जा चुका है और सरकार उस पर करीबन 68%, नोट कीजिएगा, 68% टैक्स लेने का काम करती है। अगर इसी तेल को जीएसटी में डाल दिया जाए तो रेट बहुत कम हो जाएगा। डीजल के ऊपर आपका ट्रांसपोर्टेशन चलता है, किसान का खेती चलता है और उसके ऊपर भी आप 68% का टैक्स जोड़ के ले रहे हैं। तो हम लोग सरकार से अपील करते हैं कि ये टैक्स को कम करें और डीजल और पेट्रोल के दामों को कम किया जाए। साथ ही साथ रसोई गैस का जो मामला है, जिस पर कि इसी एनडीए सरकार की एक मंत्री ने अपना चूड़ी तोड़ने तक का काम किया, स्मृति ईरानी जी ने, मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं कि उस समय सिर्फ 300 रुपये का गैस का सिलेंडर था और आज 900 रुपये का हो गया है। तो क्या वो फिर से आज चूड़ी जो है वो नरेंद्र मोदी जी को देंगी? क्या वो अपने हाथ का चूड़ी खोल के नरेंद्र भाई मोदी को देंगे कि नहीं देंगी? तो तेल का दाम कम होना चाहिए। अगर तेल का दाम कम नहीं होता है तो जन अधिकार पार्टी इसके लिए संघर्ष करेगी और करती रहेगी। जहां तक निजीकरण का सवाल है, अभी
केंद्र में एक समिति बनाई गई है जिसमें कि स्मृति ईरानी को भी रखा गया है। वैसी समितियों में पता नहीं उनके अंदर ऐसा क्या फाइनेंशियल गुण है जिसके कारण उनको रखा गया है। और एक निर्णय लिया गया है कि 1950 में जब 251 कंपनियों को मिला के LIC का गठन होता है, एक सरकारी कंपनी का गठन होता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो करीबन 251 कंपनियां, अलग अलग बीमा की कंपनियां प्राइवेट थीं और हमारे पूर्वजों ने उन सबों को जोड़ के एक LIC का गठन किया और आज सरकार उसको बेचने का काम कर रही है। उसका IPO लॉन्च करने की पूरी तैयारी है। अगर सरकार इसका IPO लॉन्च करती है तो सरकार को 1,71,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। वो पैसे किसके पास जाएंगे? वो पैसे उद्योगपतियों के पास जाएंगे। बैंक उनको कर्जा देगी और उसके कुछ महीनों के बाद उनको NPA साबित कर दिया जाएगा, नॉन प्रॉफिटेबल उनको साबित कर दिया जाएगा और उनके टैक्स को उनके लोन को माफ़ कर दिया जाएगा। विचित्र सी सरकार है। किसानों का KCC माफ करने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के पास पैसा नहीं है, लेकिन अडानी, अंबानी और मोदी चौकसी का पैसा माफ करने के लिए LIC को बेचने का काम किया जा रहा है। आप निजीकरण की बात कर रहे हैं। जब UPA की सरकार थी उन्होंने हवाई जहाज, प्लेन को निजीकरण किया। मुझे बताइए कितनी निजी कंपनियां अभी भी बची हुई हैं? सब बर्बाद हो गई, सबकी सब बर्बाद हो चुकी हैं। एक मेट्रो चलती है धोला कुआं से दिल्ली एयरपोर्ट तक, वो रिलायंस के अंतर्गत है। मुझे बताइए कि वो आज तक रिलायंस ने कभी नहीं कहा कि वो प्रॉफिट में है। तो आप क्यों प्राइवेट करना चाहते हो? प्राइवेट कंपनियों के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि सरकार की जो कंपनियां हैं जो नुकसान में हैं उनके पास जाते ही प्रॉफिट में आ जाएगा? ये पूरी तरीके से उद्योगपतियों की सरकार है। गरीब को मारने के लिए है, गरीब को कुचलने के लिए है, किसानों की हत्यारी सरकार है। इस सरकार के पास कोई नीति, कोई काम नहीं है। ये सिर्फ इनका जुमलाबाजी का सरकार है। कहाँ गया 15 लाख रुपया? कहाँ गया 15 लाख रुपया? क्यों नहीं दिया आपने 15 लाख रुपया किसी को? कहाँ गया काला धन? आज सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और धड़ाधड़ कंपनियों को बेचने का काम कर रही है। चाहे वो सेल हो, चाहे LIC हो, चाहे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, कई बैंकों को भी बेचने का काम ये कर रही हैं। और नीतीश कुमार जी की बात करें तो हेलीकॉप्टर से बाढ़ का नज़ारा लेते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ के हवाई जहाज सर्वे करते हैं। लेकिन बंजरिया में क्या स्थिति है? एक घर से दूसरे घर, एक गांव से दूसरे घर जाने के लिए, गांव में जाने के लिए नाव की सुविधा भी सरकार नहीं दे पाई है। और जब ये बाढ़ खत्म हो जाएगा, जब दशहरा आएगा, दिवाली आएगा, तो एक रिपोर्ट बन के जाएगी कि हर प्रखंड में 10 को नाव दिया गया, फलाना चीज दिया गया और पूरे के पूरा कागज के ऊपर बाढ़ का घोटाला होगा। बिहार में बाढ़ केवल घोटाला करने का एक जरिया बन चुका है। आज ढाका में क्या हो रहा है? गोवाबारी बलुआ का कभी भी बांध टूट सकता है, लेकिन आज तक प्रशासन वहां जाती नहीं है। सुगौली सिकराना नदी के आसपास की क्या स्थिति है? वहां भी बाढ़ से लोग त्रस्त हैं। संग्रामपुर में क्या स्थिति है? वहां भी बाढ़ से लोग त्रस्त हैं। लेकिन एक जनप्रतिनिधि और एक अधिकारी बिहार सरकार का वहां नहीं जाता है। आप जनता दरबार लगाते हैं, वो खोखला दरबार है, वो पूरी तरीके से खोखला दरबार है। उस दरबार में कुछ नहीं होता है। उस दरबार में वही होता है कि जो सरकार के हित में रहेगा वही मुख्यमंत्री से मिलेगा। आप कंप्लेन लेते हैं BDO और CO का और फिर उसी BDO CO को उसका कंप्लेन वापस कर देते हैं। और वो जब वो लोग दोबारा जाते हैं तो वही BDO और वही CO दोबारा उन गरीबों का शोषण करते हैं। ये सरकार केवल और केवल लोगों को तोड़ने और ममोड़ने का काम कर रही है। ये सरकार के पास कोई नीति नहीं है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी से मेरा अनुरोध है कि अब आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। अब आपके बस में बिहार चलाना नहीं है। ये बिहार केवल और केवल एक ही व्यक्ति चला सकता है, वो है आदरणीय पप्पू यादव। पप्पू यादव से बेहतर नेता अभी बिहार में कोई नहीं है। पप्पू यादव ही एक ऐसा जननायक है जो इस बिहार को इस स्थिति से उठा के एक अच्छे विकासशील प्रदेश के बनाने के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। आज षड्यंत्र के तहत 32 साल पुराने मामले में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के जननायक को जेल में डालने का काम किया गया है। वहां सरकारी PP जज साहब के सामने कहते हैं कि हजूर ये 1993 से फरार हैं।
मुझे ये बताइए, जब वो मधेपुरा से सांसद थे, जब उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, तो एसपी साहब को जब चिट्ठी जाता है कि फलाना एमपी, फलाना सांसद जो है फलाने जगहों पर जाएगा, इतने बजे रात में यहाँ आराम करेगा, तो आप क्या भांग पी के सोए हुए थे एसपी साहब? जितने भी मधेपुरा और पूर्णिया के एसपी हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप कहते हो कि वो फरार थे 1993 से, 2013 में उनको बाइज्जत बरी किया कोर्ट ने, तब इस केस को क्यों नहीं खोला गया? जब वो कोरोना में लोगों की मदद कर रहे थे, जब ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, दवाई पहुंचा रहे थे, भूखे को खाना दे रहे थे, सेवादारी कर रहे थे, वो सही राजनीति कर रहे थे, तब आपने उनको एक षड्यंत्र के तहत जेल में डालने का काम किया, क्योंकि आपकी सरकार नंगी हो रही थी। आपकी सरकार की विफलताओं को पप्पू यादव एम्बुलेंस घोटाले के जरिए आपको नंगा करने का काम कर रहा था। आज बक्सर के एमपी, चाहे सारण के एमपी, चाहे दरभंगा के एमपी, जिनके ऊपर पप्पू यादव जी ने एम्बुलेंस घोटाले का उजागर किया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? आज सरकार इस बात का जवाब दे कि एम्बुलेंस जो अपने घरों में तिरपाल से तोप के रखे हुए थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? सरकार इस बात को बताए। यहाँ मोतिहारी के अंदर भी आप सदर अस्पताल के पास चले जाइए, सदर अस्पताल के पीछे करीबन 50 एम्बुलेंस अभी भी सड़ रहा है। इसके ऊपर सरकार क्या कार्रवाई करेगी? कोरोना में जो लोग मरे, जिनको ऑक्सीजन के कारण, दवाई के कारण, वेंटिलेटर के कारण, क्या मंगल पांडे जी के ऊपर, स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए? अगर पप्पू यादव कुछ गलत कर रहे थे तो उन्हें आपने जेल में डालने का काम किया, तो जो लोग मरे हैं इस बिहार में, क्या उनके ऊपर, स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार इसके ऊपर जवाब दे। सरकार केवल और केवल हमें धर्म और जाति के ऊपर बांटना चाहती है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जो है जनसंख्या नियंत्रण बिल लाएंगे। आपने तो 4 साल शहरों के नाम बदलने में और रामलला के नाम पे जमीन हड़पने में लगा दिया हुजूर, और आज आपको जनसंख्या नियंत्रण की याद आ रही है? 4 साल में आपने क्या किया, पहले ये बताइए। आप 4 साल में ऐसी कौन सी योजनाएं थी जो यूपी के लोगों के घर घर तक पहुंचा, गरीबों के घर घर तक पहुंचा? उन योजनाओं की चर्चा क्यों नहीं करते हैं आप? और हमारे पंचायती राज के मंत्री सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि पंचायती राज में 2 बच्चों वाला कानून लागू करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार के सदन में जितने भी विधायक और एमपी हैं, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, क्या वो पहले इस्तीफा करेंगे? और जिनको 1 बच्चा है, क्या सरकार उन्हें नौकरी की गारंटी देती है? पहले इसका जवाब दीजिए, उसके बाद आप इसको पंचायती राज में लेके आने का काम करेंगे। अगर कोई और सवाल हो तो आप लोग पूछ लीजिए।